आज के दौर में हम विज्ञापनों की दुनिया में जीते हैं। सुबह आंख खुलते ही फोन पर, सड़क पर, टीवी पर, हर जगह कुछ न कुछ बिक रहा है। हाँ, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज सब अपनी सेवाओं का प्रचार करते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। वो क्या? हमें सूचना का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, पर जो लोग इन अधिकारों के लिए लड़ते हैं, मतलब वकील, अच्छा, उनके पास अपनी ही सेवाओं का विज्ञापन करने का अधिकार नहीं है। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ वकीलों तक सीमित नहीं है। हाँ, ये इस बात से भी जुड़ा है कि हम न्याय को, जानकारी को, मतलब उसको देखते कैसे हैं। एक तरफ पेशे की गरिमा है, दूसरी तरफ आम आदमी की पहुंच। तो आज हम इसी गुत्थी को जरा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है जो बताता है कि भारत में वकीलों पर विज्ञापन की ये पाबंदी आखिर है क्यों। और हमारा मकसद सिर्फ नियम जानना नहीं है, बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि इस नियम के पीछे की सोच क्या है। और क्या ये आज के डिजिटल युग में भी उतना ही सही है? एग्जैक्टली। हाँ। तो चलिए इस विषय की गहराई से पड़ताल करते हैं। भारत में कानूनी पेशे के विज्ञापन पर यह रोक है क्यों, कहां से आई है? देखिए, इसकी जड़ है एडवोकेट्स एक्ट 1961 में। हाँ, अच्छा, 1961। हाँ, इसी एक्ट के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई की स्थापना हुई और बीसीआई को ये अधिकार दिया गया कि वो वकीलों के लिए नियम कानून बनाए। मतलब बीसीआई एक तरह से इस पेशे की रेगुलेटर है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वो गेटकीपर है और इन्हीं गेटकीपर्स ने ये नियम बनाया है कि कोई विज्ञापन नहीं होगा। जी। बीसीआई के नियमों का रूल 36 वो साफ तौर पर कहता है कि कोई भी वकील या लॉ फर्म किसी भी तरह से अपनी सेवाओं का प्रचार या विज्ञापन नहीं कर सकता। इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, सोलिसिटेशन। सोलिसिटेशन मतलब सीधे तौर पर या किसी और के जरिए काम मांगना। इस पर पूरी तरह से रोक है। काम मांगना, ये अपने आप में एक दिलचस्प शब्द है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब किस किस चीज पर रोकें? हाँ, इस पर स्रोत में काफी साफ बताया गया है। मोटे तौर पर 3 मुख्य बातें हैं जो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। ओके। पहली और सबसे सीधी बात, वकील अपनी सेवाओं का सीधा प्रचार नहीं कर सकते। मतलब अखबारों में, टीवी पर या ऑनलाइन बैनरों के जरिए विज्ञापन नहीं दे सकते। अच्छा, मतलब हमें कभी दिवाली धमाका, डिवोर्स सिर्फ 20,000 में जैसा कुछ नहीं दिखेगा? बिल्कुल नहीं, उस तरह की मार्केटिंग की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी पाबंदी थोड़ी और सटल है। अगर कोई वकील किसी बड़े केस में शामिल है तो वो उस केस के बारे में अखबारों में अपनी तस्वीर के साथ कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उससे ऐसा लग सकता है कि वो अपनी तारीफ कर रहा है। इसे एक तरह का इनडायरेक्ट विज्ञापन माना जाता है। अरे, ये तो बहुत ही महीन रेखा है। मतलब एक एक्सपर्ट के तौर पर राय देना और अपनी ब्रांडिंग करना, इसके बीच का फर्क तो बहुत धुंधला हो सकता है। यही तो चुनौती है। और तीसरी पाबंदी साइन बोर्ड और नेम प्लेट से जुड़ी है। अच्छा, उस पर क्या नहीं लिख सकते? कोई भी वकील अपने साइन बोर्ड पर ये नहीं लिख सकता कि वो बार काउंसिल का अध्यक्ष है या सदस्य है या कोई पदाधिकारी है। ताकि वो अपने पद का फायदा ना उठा सके? हाँ, ताकि कोई अपने पद का इस्तेमाल करके क्लाइंट्स को गलत तरीके से प्रभावित न कर पाए। ये सब सुनने में काफी सख्त लगता है, लेकिन बड़ा सवाल वही है, बार काउंसिल ऐसा चाहती क्यों है? मुझे लगता है डर शायद ये है कि वकालत भी किसी साबुन तेल की तरह बिकने लगेगी, जहां सबसे अच्छा विज्ञापन करने वाला जीतेगा, सबसे अच्छा वकील नहीं। क्या मैं सही सोच रहा हूं? अब बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इस पूरी पाबंदी के पीछे का जो मेन तर्क है वो यही है कि वकालत एक नोबल प्रोफेशन है, एक सम्मानित पेशा। हाँ, ये कोई व्यापार नहीं है। इस सोच के अनुसार पेशे का मुख्य ध्यान न्याय दिलाने पर होना चाहिए, ना कि क्लाइंट्स को खींचने की होड़ में। लेकिन क्या ये तर्क आज के जमाने में थोड़ा खोखला नहीं लगता? मतलब जब देश के सबसे बड़े अस्पताल अपने स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर का विज्ञापन कर रहे हैं, सही बात है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड का प्रचार कर रही हैं, तो वकीलों पर ही ये पाबंदी क्यों? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इस पर खूब बहस भी होती है। लेकिन अगर हम बीसीआई के नजरिए से देखें तो इसके पीछे कुछ गहरी चिंताएं हैं। जैसे कि? पहली चिंता ये है कि अगर विज्ञापन की इजाजत दे दी तो वकीलों के बीच एक अनहेल्दी गलाकाट प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। और विज्ञापन में तो अक्सर बढ़ा चढ़ा के दावे किए जाते हैं। बिल्कुल, इससे पेशे की गरिमा कम हो सकती है। और दूसरी बड़ी चिंता है गलत और भ्रामक प्रथाओं को बढ़ावा मिलना। मतलब 99% सक्सेस रेट की गारंटी जैसे दावे आम हो जाएंगे। हाँ,
कोई वकील अपनी जीत का झूठा रिकॉर्ड बता सकता है या ऐसी गारंटी दे सकता है जो पूरी ही नहीं की जा सकती। इससे आम जनता का भरोसा इस पूरे सिस्टम से उठ सकता है। और मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी होगा। निश्चित रूप से स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है। एक बहुत बड़ी चिंता ये है कि जो बड़ी और अमीर लॉ फर्म्स हैं, जो दिल्ली मुंबई में है, हाँ, वो विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती हैं। उनके पास मार्केटिंग के लिए पूरी टीम और बजट होगा। ऐसे में एक छोटे शहर का कोई नया होनहार वकील जिसके पास पैसे नहीं है, वो इस रेस में कहाँ टिकेगा? ये तो एक लोकल दुकान और सुपरमार्केट चेन की लड़ाई जैसा हो जाएगा। एकदम सही। इससे एक तरह का एकाधिकार बन सकता है जहां सिर्फ बड़ी मछलियां ही बचेंगी। तो कुल मिला के बार काउंसिल इन नियमों से पेशे की गरिमा, समानता और जनता के भरोसे को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, मैं इस तर्कों को समझ सकता हूँ, लेकिन क्या ये नियम हमेशा से इतना ही सख्त, मतलब पत्थर की लकीर रहा है, या समय के साथ इसमें कोई बदलाव की कोशिश हुई? नहीं, समय के साथ थोड़ी ढील जरूर दी गई है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक एक बड़ा बदलाव साल 2008 में आया। तब बार काउंसिल ने माना कि डिजिटल दुनिया को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तब वकीलों और लॉ फर्म्स को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति दी गई। अच्छा, तो डिजिटल दुनिया में एक छोटी सी खिड़की खोली गई, लेकिन जरूर कुछ शर्तों के साथ। हाँ, कई शर्तों के साथ। इन वेबसाइट्स पर आप सिर्फ बेसिक तथ्यात्मक जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि वकील का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और उनकी स्पेशलाइजेशन के एरिया क्या है, जैसे सिविल, क्रिमिनल या कॉर्पोरेट लॉ। तो ये एक तरह से ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड जैसा हुआ। बिल्कुल। एक ऐसा कार्ड जिस पर आप अपनी उपलब्धियां या केस के नतीजे नहीं लिख सकते, बस नाम, पता और फोन नंबर। आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि आज के जमाने में ये खिड़की बहुत छोटी है। भारत में गरिमा को बचाने पर जोर है, लेकिन इस कोशिश में क्या हम उस आम इंसान को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसे पता ही नहीं कि मदद के लिए कहाँ जाना है? शायद दूसरे देशों के मॉडल से हमें कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल। अमेरिका का ही उदाहरण लें, वहां तो ये सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। और आप सही हैं, वहां की दुनिया इससे बिल्कुल अलग है। स्रोत में अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का उदाहरण है, और वे इस मुद्दे को एकदम उल्टे नजरिए से देखते हैं। कैसे? अमेरिका में भी पहले विज्ञापन पर रोक थी, लेकिन 1977 में वहां के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ उस फैसले में? कोर्ट ने कहा कि कानूनी सेवाओं का विज्ञापन वकीलों का कमर्शियल स्पीच का अधिकार है, जो कि अभिव्यक्ति की आजादी का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। कोर्ट का मानना था कि विज्ञापन पर रोक लगाने से आप जनता को जरूरी जानकारी मिलने से रोक रहे हैं जो उनके हक में नहीं है। तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसे कस्टमर के नजरिए से देखा, वकील के नहीं। और इसका नतीजा क्या हुआ? मैंने तो एम्बुलेंस चेजर जैसे शब्द सुने हैं। हाँ, ये एक नेगेटिव पहलू है जो सामने आया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में कानूनी सेवाओं का एक बहुत बड़ा और अग्रेसिव मार्केट बन गया। आपको हाईवे पे बड़े बड़े होर्डिंग दिखेंगे, चोट लगी है, इस नंबर पे कॉल करें। टीवी पर दिन भर विज्ञापन आते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या है? वो ये है कि इससे आम लोगों के लिए न्याय तक पहुंचना आसान हुआ है। कैसे? मान लीजिए एक फैक्ट्री मजदूर है जिसे शायद पता भी नहीं था कि काम पर चोट लगने पर उसे मुआवजा मिल सकता है। वो टीवी पर विज्ञापन देखकर अपने अधिकारों के बारे में जानता है और वकील तक पहुंच पाता है। मतलब वहां सूचना का एक तरह का लोकतंत्र है, भले ही वो थोड़ा शोरगुल वाला हो। हाँ, और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में क्या स्थिति है? क्या वे भी इतने अग्रेसिव हैं? यूके का मॉडल अमेरिका और भारत के बीच का रास्ता कहा जा सकता है। वहां भी विज्ञापन की अनुमति है, लेकिन थोड़ी ज्यादा सधे हुए तरीके से। अच्छा। वहां इसके पीछे का तर्क है इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर चॉइस, यानी एक सूचित निर्णय। जी। उनका मानना है कि जब लोगों के पास अलग अलग वकीलों और उनकी फीस के बारे में जानकारी होगी तो वे अपने लिए एक बेहतर फैसला ले पाएंगे। तो वहां की सोच ये है कि विज्ञापन से पारदर्शिता आती है और ये कस्टमर के हक में है। जी, वहां माना जाता है कि अगर किसी को कानूनी मदद चाहिए तो उसे ये जानने का पूरा हक है कि मार्केट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। विज्ञापन इस जानकारी को उन तक पहुंचाने का एक जरिया है। तो हमारे सामने दो अलग अलग विचारधाराएं बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ भारत का मॉडल है जो कानून को एक पवित्र सेवा मानता है और उसे बाजार के शोर से बचाना चाहता है ताकि न्याय का जो असली मकसद है वो पीछे ना छूट जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन का मॉडल है जहां माना जाता है कि सूचना ही शक्ति है।
और विज्ञापन से लोगों को बेहतर जानकारी मिलती है जिससे वो अपने लिए सही वकील चुन सकते हैं। वहाँ इसे उपभोक्ता के अधिकार से जोड़कर देखा जाता है। दोनों ही तर्कों में अपनी अपनी जगह दम है। एक गरिमा की बात करता है तो दूसरा पहुंच की। और दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। भारतीय मॉडल छोटे वकीलों को बड़ी फर्मों से बचाता है, लेकिन ये आम आदमी के लिए सही वकील खोजना मुश्किल बना देता है। बिल्कुल। और पश्चिमी मॉडल उपभोक्ता को ढेरों विकल्प देता है, लेकिन ये पेशे को पूरी तरह से कमर्शियल बना देता है। ये वाकई एक जटिल मुद्दा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत में एक युवा वकील है, छोटे शहर में, बहुत काबिल है, पर उसके पास बड़े क्लाइंट्स तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है। और दूसरी तरफ दिल्ली में एक आम नागरिक है जिसे प्रॉपर्टी का कोई पेचीदा मसला है, उसे पता ही नहीं कि इस फील्ड का अच्छा वकील कौन है। सही बात है। तो हमारा मौजूदा सिस्टम इन दोनों की मदद कर रहा है या उनके रास्ते में खड़ा है? यही इस पूरी बहस का सार है। क्या पेशे की गरिमा की रक्षा करने के नाम पर हम उन लोगों के बीच एक दीवार खड़ी कर रहे हैं जिन्हें एक दूसरे की जरूरत है? बिल्कुल। और हमारा स्रोत भी एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर बात खत्म करता है। सोचने वाली बात यह है कि आज के डिजिटल युग में जहां हर जानकारी हमारी उंगलियों पर है, क्या कानूनी सेवाओं पर विज्ञापन की ये रोक आज भी उतनी ही सार्थक है? क्या ये नियम वाकई सम्मानित पेशे की गरिमा की रक्षा कर रहा है, या फिर ये उन लोगों के लिए एक बाधा बन गया है जिन्हें सही कानूनी मदद की तलाश है? आज जब एक एआई आपको बता सकता है कि आपके केस में कौन से पुराने फैसले लागू होंगे, जब आप ऑनलाइन डॉक्टर ढूंढ सकते हैं और मरीजों के रिव्यू पढ़ सकते हैं, तो क्या वकीलों को जानकारी की इस दौड़ से बाहर रखना न्याय संगत है, या फिर इस नियम में बदलाव ही इस पेशे को भविष्य के लिए तैयार करने का एकमात्र रास्ता है?